हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविचंद्रा और आज बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उनके साथ में कुछ महत्वपूर्ण कोयला बेसिन हैं, कहां कहां किस देश में स्थित हैं वह भी देखेंगे। और आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं अब प्रश्न कराऊं क्योंकि एग्ज़ाम अब जल्दी ही है, तो ज़्यादातर कोशिश यही रहेगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किस वैज्ञानिक को आइसोस्टेसी की अवधारणा का श्रेय जाता है। आइसोस्टेसी यानी आइसोस्टेसी होता है मतलब संतुलन गतिक संतुलन की जो अवधारणा है, इसका श्रेय किसको जाता है? मैकगी, कार्ल गिलबर्ट, डटन, मेजर पावेल। तो फ्रेंड्स, जो आइसोस्टेसी की जो अवधारणा है वह डटन ने दी थी और ये जो दी थी इन्होंने 1889 यानी कि 1889 में दी थी फ्रेंड्स। और ये क्या इन्होंने जो है सबसे महत्वपूर्ण तो टर्म ये है फ्रेंड्स, ये पूछा जा सकता है जो आइसोस्टेसी की अवधारणा किसने दी? डटन ने दी। कब दी थी? 1889 में दी थी। पूछा जाएगा जो डटन थे कहाँ के निवासी थे? तो फ्रेंड्स, ये जो थे अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे, यानी कि जियोलॉजिस्ट मतलब अमेरिकन भूवैज्ञानिक थे ये। तो और इन्होंने जो है सबसे पहले फ्रेंड्स आइसोस्टेसी का जो विकास हुआ था ये भी जान लीजिए। ये अपने यहाँ जो भारत में इंडिया में जो माउंटेन है तो उसका ग्रेविटी सर्वे हुआ था, यानी जो गुरुत्वाकर्षण सर्वे हुआ था। भाई इसमें ये देखा गया था कि इतना भार उठा हुआ है और इतना नीचे है तो ये आपस में संतुलन कैसे बनाए हुए हैं, ये जो क्षेत्र है आपस में कैसे संतुलन बनाए हुए हैं, इसी को आइसोस्टेसी कहा गया था। काफ़ी सारी आइसोस्टेसी पर फ्रेंड्स वो आई थी थ्योरी, जैसे कैनाल थ्योरी आई थी एरी की, और प्रॉट की आई थी, प्रॉट का नाम सुना होगा, एरी प्रॉट। इन्होंने क्षति पूर्ति तल की अवधारणा दी थी प्रॉट ने। तो इस तरह से भी कुछ बहुत सारी जो है यहाँ पर जो है देखने को मिली थी आइसोस्टेसी की अवधारणा के अंदर। तो पूछा जाएगा कहाँ के निवासी हैं? तो ये अमेरिकन के जियोलॉजिस्ट हैं। 1889 में 1889 में आइसोस्टेसी की अवधारणा का श्रेय जाता है डटन को। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। पूछा जाएगा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, दूसरा नंबर का जो है पूछा जाएगा भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी की सतह पर होता है। यानी जो भूकंपीय तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है पृथ्वी की सतह पर होता है, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी भूकंप तरंगें अवशोषित हो जाती हैं। यानी जो भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है, यानी फ्रेंड्स ये पूरी पृथ्वी है, ये है, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला फ्रेंड्स, ये तो ये पूछा है इस क्षेत्र में, यानी इस क्षेत्र में सभी भूकंपीय तरंग अवशोषित हो जाती हैं। देखते हैं आगे। पूछा जाएगा सभी भूकंप तरंगों को मेंटल द्वारा अवशोषित किया जाता है, यानी जो क्रस्ट होती है उसके नीचे मेंटल होती है, उसके नीचे कोर होता है, तो क्या मेंटल के द्वारा अवशोषित किया जाता है? फिर देख लेते हैं सी, पी तरंगें अपवर्तित होती हैं और एस तरंगें मेंटल द्वारा अवशोषित होती हैं। फिर डी ऑप्शन है, एस तरंग अपवर्तित होती है तथा पी तरंग मेंटल द्वारा अवशोषित होती है। फ्रेंड्स, हम सभी ने पढ़ा है कि जो पी और एस और एल तरंग हैं, तो जिसमें पी तरंग है वह सबसे अंदर तक यानी तीनों में भी जाती है, यानी कि ठोस मेंटल यानी कि ठोस में भी, द्रव में भी, गैस में, तीनों में जाती है। लेकिन जो एस तरंग होती है वो केवल मेंटल तक ही जा पाती है और वहाँ जा कर के वह विलुप्त हो जाती है। और इस एस तरंग से ही पता चलता है कि जो पृथ्वी की जो अंदर का पार्ट है द्रव है या ठोस है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरंग के माध्यम से यह पता चलता है कि जो पृथ्वी का जो मेंटल वाला पार्ट है, स्टेनोस्फीयर है, वो ठोस है या द्रव अवस्था में है। तो फ्रेंड्स, एस तरंग बताती है कि जो पृथ्वी के अंदर का पार्ट है वो द्रव अवस्था में है, क्योंकि वो वहाँ जा कर के विलुप्त हो जाती है, जिससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि वहाँ का जो क्षेत्र है वो द्रव अवस्था में है। तो फ्रेंड्स, पी तरंगें अपवर्तित हो जाती हैं। ये फ्रेंड्स पी तरंगें हैं जो कि अपवर्तित हो जाती हैं, और एस तरंगें यानी कि जो यहाँ तक आती हैं और आने के बाद इसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी कि अवशोषित हो जाती हैं। और यही जो क्षेत्र बनता है ये वाला, यही कहलाता है छाया क्षेत्र, शैडो जोन, जिसको 103 से
145 के बीच में होता है, कहीं कहीं 102 से 143 के बीच में होता है। तो इनमें से जो भी हो फ्रेंड्स, ज़्यादातर ये अच्छा है, 103 से 145, ये भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, तीन नंबर क्वेश्चंस पूछा है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की प्रणाली के रूप में ग्रीष्म मानसून के लिए कौन सा सही नहीं है। यानी जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें हवाओं की जो प्रणाली है, सिस्टम है, उसके रूप में ग्रीष्म मानसून के लिए कौन सा सही नहीं है। यानी जो ग्रीष्म मानसून आता है अपना, उसके लिए कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स अच्छे से इसको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मानसून से। एक प्रणाली मौसमी हवा के बदलाव के साथ चिन्हित जो भूमि और समुद्र के अंतर ताप के कारण होती है। दूसरा है हवाएं जो बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय यानी 20 डिग्री उत्तर तक के क्षेत्र तक सीमित है। आगे देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन, ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिण पूर्व ट्रेडों के पश्चिमी विक्षेपण हैं। ग्रीष्मकालीन मानसून उत्तर पूर्व दिशा में भूमि की ओर आता है। तो फ्रेंड्स अब देख लीजिएगा आप, सबसे जो अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो इसमें जो गलत है वो ये डी है, क्योंकि एक प्रणाली मौसमी हवा के बदलाव के साथ चिन्हित जो भूमि और समुद्र का जो अंतर होता है, आपने देखा होगा तापमान का जो अंतर होता है भूमि और समुद्र का, उसके ताप के कारण होती है। बिल्कुल सही है बात फ्रेंड्स। हवाएं जो बड़े पैमाने पर उष्णकटिबंधीय यानी 20 डिग्री उत्तर तक, आप देखोगे जो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है यानी ट्रॉपिकल कर्क और मकर रेखा होती है, वो अधिकतर 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ तक होती है। तो बिल्कुल सही है, हवाएं जो बड़े पैमाने पर अगर देखोगे तो उष्णकटिबंधीय यानी 20 डिग्री उत्तर तक के क्षेत्र तक सीमित हैं। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं पृथ्वी के घूर्णन के कारण दक्षिण पूर्व ट्रेड के परिणामी विक्षेपण है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि जो ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं हैं वो पृथ्वी का जो घूर्णन होता है उसके कारण जो दक्षिण पूर्व है उसके ट्रेड जो आते हैं, यानी जो ट्रेड पवनें होती हैं उसकी जो परिणामी विक्षेपण है उसके कारण होता है। ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि ग्रीष्मकालीन मानसून उत्तर पूर्व से यानी कि यहाँ से भूमि की ओर आता है। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो उत्तर पूर्व से नहीं दक्षिण पश्चिम की ओर से आता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गलत। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कुछ महत्वपूर्ण वर्ड के कोयला क्षेत्र हैं, उनको याद करने की ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल है। पूछा जाएगा कारागांडा जो कोयला क्षेत्र कहाँ है। तो का से कारागांडा, का से कोयला, का से कजाकिस्तान। तो पूछा जाएगा कारागांडा किस लिए प्रसिद्ध है। तो कारागांडा कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कारागांडा है कहाँ, तो ये कजाकिस्तान में है। तो का से कारागांडा, का से कजाकिस्तान, का से कोयला। तो कारागांडा कजाकिस्तान में है और कोयले के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर पूछा जाएगा पेचोरा बेसिन, ये पेचोरा बेसिन कहाँ है। नाम से ये स्पष्ट है फ्रेंड्स कि जो पेचोरा बेसिन है, पेचोरा बेसिन ये रूस में है, ये भी कोयले के लिए फेमस है। पूछा जाएगा ऊपरी साइलेंसिया, यानी जो ऊपरी साइलेंसिया है, आप पोलैंड और जर्मनी जाएंगे तो जो ऊपरी साइलेंसिया आपको देखने को मिलेगा पोलैंड, वो भी कोयले के लिए फेमस है। आगे देखिए फ्रेंड्स, पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, तो फ्रेंड्स ये फिनिक्स को कहा जाता है। फिनिक्स जो है यूएसए में है। पूछा जाएगा फिनिक्स कहाँ है, तो यूएसए में है। किस लिए जाना जाता है, तो ये है एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियोज, अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें नए हो चैनल पे, क्योंकि मैं रोज़ डेली ऐसे क्वेश्चंस और महत्वपूर्ण जो कोयला क्षेत्र हैं, लोहा क्षेत्र हैं, उनको लाने की कोशिश करूँगा जिससे आसानी से पेपर में समझ आए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।